नमस्कार, मैं सेकेंड ईयर का पेपर और हम लोग हमारी इस जो यूनिट पृथक्करण के बारे में चर्चा कर रहे थे। पृथक्करण मतलब होता है अलग करना किसी चीज़ को। हमने पढ़ा था इस चीज़ में। तो पृथक्करण अलग करना यहाँ पर शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक किन चीज़ों को अलग करते हुए बालकों का संज्ञानात्मक विकास कर सकता है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे कि पृथक्करण शिक्षा के अंतर्गत अलग करने से नहीं है। शिक्षा के अंतर्गत एक अध्यापक जब अपना शिक्षण कार्य करवाए तो उन्हें किन चीजों को अलग करते हुए कार्य करना चाहिए, जैसे नियंत्रण को अलग करें, ऐसी गतिविधियां जो कि कठिन गतिविधियां हैं जिनसे बालकों पर गलत प्रभाव पड़ता है, उनको अलग करना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसी को टॉपिक को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। इसका जो नेक्स्ट चीज है उसका है पूर्वाग्रहों को पृथक्करण। पूर्वाग्रहों का पृथक्करण। अब ये पूर्वाग्रह क्या होते हैं, मतलब कि जो पुरानी विचारधारा है या फिर ये कहें कि जो संकीर्ण विचारधारा है, छोटी सोच है कि अगर हम बात करें कि जो अक्षम विकलांगता ग्रसित या फिर किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित बालक है, उनकी बात करें तो उनके लिए सोच रखी जाती है कि वो शिक्षण का कार्य सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विचारधारा है, ये गलत विचारधारा है, यही पूर्वाग्रहों के अंतर्गत आती है कि ऐसी विचारधाराएं जो किसी बालक को शिक्षण करने से रोके, वो पूर्वाग्रहों से संबंधित विचारधारा कहलाएगी। तो एक शिक्षक को पूर्वाग्रहों का पृथक्करण करना चाहिए। जो अब अगर हम बात करें अभिभावकों की, तो एक शिक्षक को ये ध्यान रखना होगा कि अभिभावक संबंधित पूर्वाग्रहों को नहीं मानते हो, और अगर वो मानते हैं तो उनके समक्ष एक ऐसा आइडियल प्रस्तुत करें जिससे कि वो इन पूर्वाग्रहों को नहीं माने। कहने का मतलब ये है कि जो बालक अक्षम है, ठीक है, लेकिन हम उसकी अक्षमता को बिल्कुल दूर तो नहीं कर सकते, हटा तो नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक कम करके उसे सामान्य बालकों की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो वो संबंधित पूर्वाग्रह है कि वो सोच सकते हैं ऐसी कि ये बालक कुछ नहीं कर सकता है। तो अभिभावक, शिक्षक स्वयं को भी इन पूर्वाग्रहों का पृथक्करण करना चाहिए। यदि शिक्षक की भी सोच इस प्रकार की है तो शिक्षक को भी उनका पृथक्करण करना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रधानाचार्य है, वो चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो प्रतिभाशाली हैं, वही आगे आए, बाकी जो बालक हैं उनको साथ में नहीं लिए जा रहे, तो उनकी जो विचारधारा है उनको भी अलग करना चाहिए। इसके अलावा समाज की जो सोच, क्योंकि बालक है वो समाज का एक अंग है, बालक समाज से ही आ रहा है, तो वो पूर्वाग्रहों को भी उसे अलग करना होगा। अपने शिक्षण कार्य को, प्रभाव को, बालकों का संज्ञानात्मक विकास करने के लिए एक अध्यापक को सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना होगा या उन्हें पृथक करना होगा। नेक्स्ट है विरोधी विचारधारा का पृथक्करण। विरोधी विचारधारा मतलब कि जो शिक्षा के विरुद्ध, यहाँ पर शिक्षा की बात है, तो जो शिक्षा के प्रति विरोधी विचारधारा रखते हैं कि उनका कहना है ये है कि भाई शिक्षा है वो पुरानी अगर बात करें तो पहले के लोग बच्चों को ज्यादा शिक्षा वगैरह नहीं प्रदान करते थे। वो कहते हैं, उनका कहना यह था कि जब व्यवसाय से ही जुड़ना है शिक्षा प्राप्त करके तो पहले ही क्यों ना व्यवसाय से जुड़ जाए। तो ऐसी प्रकार की जो विचारधारा है जो ऐसी होती है उनको भी पृथक करना है। या फिर कक्षा कक्ष में कहें तो विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, आपस में कुछ ऐसी बातें करते हैं, उनका विरोध करना जो विरोधी विचारधारा है, जो बालक को संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करे, ऐसे विचारधारा को शिक्षक को अलग करना चाहिए अपने शिक्षण के दौरान। नेक्स्ट है नकारात्मक व्यवहार का पृथक्करण। नकारात्मक व्यवहार का पृथक्करण।
द्वारा अपने शिक्षण कार्य के अंतर्गत करना चाहिए। बालकों का जब संज्ञानात्मक विकास करे तब उसे इन नकारात्मक व्यवहारों को बदलना चाहिए, कई हद तक कम कर सके तो कम करना चाहिए, जिससे कि बालकों का संज्ञानात्मक विकास है वो सही प्रकार से हो सके। नेक्स्ट है इसमें नकारात्मक वातावरण का पृथक्करण। नकारात्मक वातावरण का पृथक्करण मतलब कि एक शिक्षक को नकारात्मक वातावरण, कक्षा में भी अगर ऐसा माहौल हो रहा है कि जहां पर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर समावेशी विद्यालय के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना एक शिक्षक को करना होगा। तो वहां पर ऐसी नेगेटिविटी जो है बालकों के अंदर होगी, अध्यापक के अंदर हो सकती है, प्रधानाचार्य के अंदर हो सकती है, और जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं उनके अंदर भी नेगेटिविटी हो सकती है। एक शिक्षक को इन नकारात्मक दृष्टिकोणों को हटाना होगा, उन्हें अलग करना होगा, तभी जो विद्यार्थियों का जो वास्तविक संज्ञानात्मक विकास तभी होगा जब इन नकारात्मक वातावरण का सृजन जो हो रहा है उसे बिल्कुल हटा दिया जाए, वहां पर सकारात्मक सोच को विकसित किया जाएगा, तभी उनका संज्ञानात्मक विकास सही तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट है दंड का पृथक्करण। दंड का पृथक्करण, दंड मतलब सजा देना। अब कुछ चीजें ऐसी होती है शिक्षण के दौरान, अध्यापक जब कुछ पूछता है या फिर कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह लेता है तो विद्यार्थी उसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना दंड के प्रावधान दंड देकर उन्हें और फिर समझाए, वो विद्यार्थियों को समझाकर उचित निर्देशन और परामर्श के द्वारा भी उनमें बदलाव ला सकता है। तो जो दंड दिया जाता है, जो सजा देते हैं, अध्यापक को कुछ भी दे सकते हैं, सीधा मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार की सजा जो दी जाती है उसको अलग कर एक अध्यापक को संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट है परंपरावादी व्यवस्थाओं का पृथक्करण। व्यवस्थाओं का पृथक्करण, परंपरावादी विचारधाराओं का पृथक्करण मतलब कि जो परंपरा से चली आ रही ऐसी जो स्थितियां है, क्योंकि शिक्षण अब हमने देखा कि समावेशी जो विद्यालय खुल रहे हैं, जो नवीन विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, वहां पर सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों अध्ययन कर सके ऐसे भौतिक और मानवीय संसाधनों की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। तो वहां पर जो परंपरावादी जो दृष्टिकोण चल रहा था, परंपरावादी जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाते थे, अब उनमें कुछ बदलाव किया गया है। पहले बच्चे धरी पट्टियों पर बैठकर पढ़ाई करते थे, आजकल जब आवश्यकता महसूस की गई तो वहां पर मेज लगाई जा रही है, कुर्सी में ऐसे स्टैंड लगाए जा रहे हैं, बच्चे उससे लिख सकते हैं। वहां पर अगर बदलाव देखें तो जो राइट हैंड से लिखते हैं उनके लिए अलग चेयर की व्यवस्था, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके लिए अलग चेयर की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो बालक विकलांगता से ग्रसित है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, वो बालक अपनी व्हील चेयर पर बैठकर ही शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण नया अपनाया गया है। तो यहाँ पर भी शिक्षक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी क्लास डिस्टर्बेंट हो रही है और मुझे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहिए, इस प्रकार की सोच उसे नहीं रखनी है। उन्हें परंपरावादी जो विचारधारा है उस दृष्टिकोण को हटाकर जो नवीन विचारधारा है, जहाँ विद्यार्थी, क्योंकि आज हम बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझते हैं कि विद्यार्थियों का पूर्ण तरह से विकास हो, इस प्रकार की हमें शिक्षा देनी है। तो शिक्षा कब विद्यार्थी उस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कब करेगा, जब सुविधाएं भी उस प्रकार की होगी। तो एक अध्यापक को जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उसे हटाना चाहिए। नेक्स्ट है संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता का पृथक्करण। संवेगात्मक मतलब कि संवेग, जैसे कि क्रोध आना, किसी पर गुस्सा करना या फिर किसी पर घृणित दृष्टि से देखना, ये सारे जो हमारे संवेग है उनका पृथक्करण करना है। उसकी जो अस्थिरता है, मतलब कि क्रोध आता तो है, मानते हैं हम लोग, लेकिन हद से ज्यादा क्रोध आना, हमेशा कक्षा में गए तो अपने शिक्षण कार्य का जो, क्योंकि यहाँ पर सामान्य विशिष्ट बालक दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, तो दिखती बात है एक शिक्षक का जो कार्यभार है वो यहाँ पर बढ़
इसमें समस्त गतिविधियों को, इसमें उन समस्त गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जो कि संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो समावेशन के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो संज्ञानात्मक विकास और अधिगम यानी सीखने के लिए उनका ज्ञान में वृद्धि हो, और वो सीखने भी, ज्ञान को नहीं बढ़ाना है, उसको सीखना भी है। ज्ञान जो बड़ा है उसे प्रयोग द्वारा सीखना भी है, तो उसमें वृद्धि करने के लिए किन चीजों का समावेशन किया जाता है। तो है अभिप्रेरणा का पहला है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब अगर अध्यापक समय समय पर मोटिवेशन विद्यार्थियों को नहीं देगा तो विद्यार्थी हैं वो इस और नहीं बढ़ेंगे। आप सपोज कीजिए एक समावेशी विद्यालय के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट विद्यालय दोनों विद्यार्थी दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अध्यापक है वो विशिष्ट बालक को मोटिवेट नहीं करेगा, उसे विभिन्न प्रकार के जो उनके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा बालक, और वो अपने आप को उन सामान्य बालकों से प्रेरित दृष्टि से देखेगा कि मुझे सब घृणा से देखते हैं, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। वही एक ऐसे बालक को प्रस्तुत किया जाए उसके से भी जो प्रॉब्लम हो, मतलब जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो, ऐसे बालक को उनके समक्ष खड़ा करेगा, मतलब कि जो विशिष्ट बालक है उसकी विकलांगता से भी ज्यादा विकलांगता वाले बालक को, एक पढ़े लिखे बालक को उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो वो बालक मोटिवेट होगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरण देकर उन्हें अभिप्रेरणा दी जा सकती है। अब एक अध्यापक को सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों को अभिप्रेरणा देनी है, तो एक अध्यापक को समय समय पर अपने शिक्षण के दौरान अभिप्रेरणा का प्रयोग या अभिप्रेरणा का समावेशन करना चाहिए। अभिप्रेरणा मोटिवेशन वो समय समय पर एक अध्यापक को सम्मिलित अपनी गतिविधियों में सम्मिलित करना चाहिए। दूसरा है प्रश्न पोषण। अब एक अध्यापक अभिप्रेरणा के द्वारा विद्यार्थियों से कार्य तो करवा रहा है, लेकिन उन्हें उचित फीडबैक नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि उन्होंने कार्य किया, वो कैसा किया, अच्छा किया, गलत किया तो अब कैसा करना है, ये सारी चीजें अध्यापक नहीं बताता है, तो बालक है वो आगे कार्य करने के प्रति नहीं सोचता है। इसीलिए प्रश्न पोषण को माना गया है एक अध्यापक को उचित फीडबैक करना, सकारात्मक दोनों प्रकार के फीडबैक का प्रयोग अपने शिक्षण के अंतर्गत करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतंत्रता ऐसी जिससे शिक्षण कार्य बाधित न हो। एक अध्यापक को अपने शिक्षण में स्वतंत्रता को सम्मिलित करना चाहिए। स्वतंत्र मतलब बच्चों के विचारों को स्वीकार करना, बच्चों के विचार है उन्हें कहने की स्वतंत्रता दी जाए। बच्चे हैं वो अपने भावनाओं विचारों को एक दूसरे से कहेंगे तभी वो समझ सकेंगे। किसी भी कार्य को प्रयोग द्वारा करने के लिए दिया जाए, खुद उस शिक्षक उस कार्य को करके बताए, लेकिन विद्यार्थियों को एक ऐसे ग्रुप बना दिया जाए, समूह बना दिया जाए, जहाँ पर सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों को इंक्लूड किया जाए और उन्हें उस कार्य को करने की स्वतंत्रता दी जाए। तो स्वतंत्रता का समावेशन करने से भी संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। दिखती बात है एक अध्यापक के नकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कि वो ऐसे सोच रख ले कि ये विद्यार्थी हैं इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, इनके लिए कोई दूसरा कार्य सोचा जाए या उनके लिए कुछ और उपलब्ध करवाया जाए। नहीं, उन बालकों को सामान्य बालकों के समान ही कार्य करने की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर उनके लिए अलग से कोई गतिविधि आयोजित नहीं होनी चाहिए जो सामान्य विद्यार्थी इस गतिविधि और ऐसी गतिविधियों को अवॉइड किया जाए जो कि सामान्य विषय द्वारा दो अलग अलग करें। मतलब जैसे कि कोई विकलांगता से
आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आत्मविश्वास में अगर हम कहें तो एक शिक्षक को ये विश्वास रखना चाहिए कि जो विशिष्ट बालक है वो सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वो उनके समान ही अपना जो शैक्षिक स्तर है वो बढ़ा सकता है, उनकी शैक्षिक निष्पत्ति है वो सामान्य बालकों के समान हो सकती है। तो ऐसा आत्मविश्वास अगर एक अध्यापक के अंतर्गत होगा तो हमारे विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। वही चीज उसे प्रधानाचार्य में देखनी चाहिए, मतलब वो अपने अंदर विश्वास जागृत कर लेगा तो वो प्रधानाचार्य को भी उसके लिए मतलब कि ये कहें निवेदन कर सकता है, उनका भी आत्मविश्वास जगा सकता है। आज उसने कक्षा में बच्चों को मौका दिया है अपने आत्मविश्वास से कि हाँ बालक कर सकता है। वही चीज वो प्रधानाचार्य को कहे कि ये बालक कर सकता है, तो प्रधानाचार्य भी ऐसे मौके समय समय पर ऐसे मौके उन्हें प्रदान करेंगे। और फिर एक मेन बात आती है अभिभावक की। अभिभावकों को समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एक अध्यापक को उनमें भी आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास समय समय पर करते रहना चाहिए। तो आत्मविश्वास का समावेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के अंतर्गत हम देखें तो एक शिक्षक को बने बनाए जो शिक्षण कार्य को नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा शिक्षण कार्य सृजित करना चाहिए। मतलब कि पाठ योजना बनी हुई है और जो परंपरावादी जो शिक्षण विधि है उसको न अपनाते हुए कुछ नयापन लाए, कुछ नई क्रिएटिविटी लाते हुए शिक्षण कार्य को करवाना चाहिए। क्योंकि शिक्षण है वो किसी भी प्रकार से अध्यापक करवा सकता है, बस होना ये है कि विद्यार्थी उसको व्यवहार में किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में सृजनात्मकता लानी चाहिए। वही चीज वो विद्यार्थियों में भी जागरूक करेगा जिससे कि उनका संज्ञानात्मक विकास संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है रुचिपूर्ण अधिगम गतिविधियों का समावेश। रुचिपूर्ण गतिविधियों का समावेश। रुचिपूर्ण गतिविधियों का समावेश मतलब कि एक अध्यापक को ऐसी गतिविधियों का समावेश करना चाहिए जो रुचिपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, बस समय समय पर एक ही रटी रटाई जो प्रतियोगिता उसको आयोजित कर ली, गतिविधि आयोजित कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यापक को समय समय पर अलग अलग प्रकार की जिसमें बालक रुचि ले इस प्रकार की गतिविधियों को आयोजित करना चाहिए। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के अंतर्गत समय समय पर निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि बालकों को उचित निर्देशन दिया जा सके और एक परामर्श के द्वारा विद्यार्थी है वो अपना संज्ञानात्मक विकास सही दिशा में कर सके। नेक्स्ट है बाल केंद्रित गतिविधियों का समावेश। बाल केंद्रित गतिविधियों का समावेश। बाल केंद्रित मतलब बच्चों पर जो आधारित हो। एक अध्यापक अपने अनुसार भी ऐसी गतिविधियों को सृजित कर सकता है जो विद्यार्थियों पर आधारित हो। और जैसे कि हम देखते हैं, अगर आपने समावेशी विद्यालय देखा होगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए अलग अलग तरह के, जैसे को किसी आंख में प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग अलग शब्द से संबंधित कार्ड बना दिए जाते हैं। छोटी कक्षाओं की बात मैं कर रही हूँ तो कार्ड बना दिए जाते हैं। सामान्य विद्यार्थी तो बोर्ड पे से देखकर लिख रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रकार से अध्यापक ने कार्ड बनाए। अतिरिक्त मेहनत तो लग रही है लेकिन विद्यार्थी उसको सही तरीके से समझ रहा है। तो ऐसे ये क्या है, बच्चों पर आधारित गतिविधियां आयोजित की गई जिससे कि क्या करवाया जा रहा है, शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। तो ऐसे कार्ड बना दिए जाते हैं, ऐसे क ख ग। तो सामान्य विद्यार्थी बोर्ड पर देखकर कर रहा है, लेकिन वो विद्यार्थी उस बोर्ड पर देखने के लिए उसके अंदर क्षमता नहीं है, उसे वो बोर्ड का जो अक्षर है वो कम दिखाई देता है। तो एक अध्यापक ने उन्हें कार्ड के माध्यम से पढ़ाया, तो ये अलग से गतिविधि है। तो बालकों पर आधारित गतिविधियों का समावेशन भी एक अध्यापक कर सकता है। नेक्स्ट है, लास्ट है समानता का समावेश। समानता मतलब कि समानता का समावेशन यानी कि सभी विद्यार्थियों को समान रूप से वो ट्रीट करे कि उन्हें प्रतिभाशाली को ज्यादा उनको ये नहीं सोचे कि प्रतिभाशाली बालक ही हर कार्य कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि इन बालकों से नहीं हो पाएगा, इनके लिए कुछ अलग से नियम बना ले। तो ऐसा दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। उसे सामान्य और विशिष्ट बालक को समान रूप से शिक्षा देनी है। अगर ऐसा ही करना होता तो
अध्यापकों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसीलिए समानता को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक है समानता का समावेशन करके उसे समानता को सम्मिलित करके एक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत वो वृद्धि कर सकता है। अब है आपका प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आप लोग दो बिंदु हैं, इसे ही निबंधात्मक प्रश्न के रूप में उत्तर के रूप में लिखेंगे। पृथक्करण एवं समावेशन द्वारा एक अध्यापक एक शिक्षक विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार कर सकता है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आपको 10 बिंदु उसके मैंने समझाए और 10 बिंदु उसके समझाए, टोटल 20 बिंदु है। आपको निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आपको किस प्रकार समझ में आया उसका उत्तर आपको उस प्रकार से लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में आवश्यक या जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखें कि मास्क जरूर लगाए या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। सार्वजनिक स्थलों पर यदि आप कहीं पर भी हाथ लगाते हैं, किसी भी वस्तु को छूते हैं तो हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। यही एक तरीका है इस महामारी से बचने का। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।